Welcome. Refraction through a rectangular glass slab. हम जानते हैं कि लाइट रे जो होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है उस इंटरफेस पे जहाँ पर दो मीडियम में वो लाइट बदल रही होती है। जब किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट गुजरती है उसी वक्त वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, और ये एक फिनोमेना है, एक प्रॉपर्टी है लाइट रेज की। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हवा हो चारों तरफ और हवा में बीचों बीच ये ग्लास स्लैब रखा हुआ हो और फिर रोशनी को गुजारा जाए, लाइट को गुजारा जाए, तो हमें क्या लाइट रे में क्या चेंज बदलाव उसके पाथ में, उसके प्रोपोगेशन में क्या डायरेक्शन बदलाव होगा, इसकी स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहेंगे। एक लाइट यहाँ पर हमने इंसिडेंट किया ऑब्लिक्वली, यानी किसी एंगल पे, यानी परपेंडिकुलर नहीं किया बल्कि और ना ही पैरेलल किया, बल्कि एक और किसी एंगल थीटा एंगल से हमने लाइट को इंसिडेंट किया। ये इंसिडेंट रे है। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करते हैं उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी द नॉर्मल एन एंड एन डैश, इसका नाम दे दिया नॉर्मल को। अब इससे जो इंसिडेंट रे की जो एंगल बनेगी हम जानते हैं उसे थीटा आई कहेंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है जानने के लिए वो ये है कि जब ये डेंसर मीडियम है, घना है, लेकिन ये तो मास डेंसिटी नहीं की बात हो रही है, और ना ही कि ये रेयरर मीडियम है कि हल्की है, यानी मास डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि लाइट के लिए कौन सी जगह घनी है और कौन सी जगह घनी नहीं है या कम घनी है। ये लाइट अपनी चलने की रफ्तार होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई घना जंगल है, हम दौड़ नहीं पाएंगे तेज़ी से, लेकिन कोई खुला मैदान है हम जल्दी तेज़ी से दौड़ पाएंगे। इसी तरह लाइट जो होती है उसकी स्पीड होती है, जो घनी चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक ही घनी, यानी ऑप्टिकली डेंसर, उसमें वो स्पीड कम हो जाती है, और जो ऑप्टिकली रेयर होती है स्पीड बढ़ जाती है। जो इस केस में जब स्पीड उसकी कम होगी तो वो उसकी फेनोमेनल प्रॉपर्टी है कि वो नॉर्मल की तरफ भागता है। यानी कि ऐसे अगर लाइट रे को इंसिडेंट किया गया तो ये जाना तो ऐसे चाहिए था, सीधा सीधी से निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं बल्कि थोड़ा अंदर की तरफ, इसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डेंसर मीडियम की तरफ आती है। ये ग्लास एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयरर मीडियम है, इसीलिए ये होती है। अब हम चूंकि यहाँ आ गए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर इस 90 डिग्री से के मुताबिक ये थीटा आर हो गई। नाउ लुक एट, आप कमेंट में टाइप करते रहिए, बताते रहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है और आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं, हमसे जवाब आप मांग सकते हैं। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट। फिर इस पॉइंट पे इंसिडेंट के इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये एक नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे। इस नॉर्मल को ही नाना नॉर्मल का नाम दे दिया एन ए, तो इसको मामा कर देते एम एम, क्या मेरी मर्जी, एम एम डैश, इस नॉर्मल का नाम दे दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब बात यह है कि जिस तरह की कितनी स्पीड कम होगी, जब रेयर टू डेंसर में जाएगी तो उसी डेंसर से रेयर में जा रही है उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, तो उतनी ही डेविएशन तो होगी, यानी कि उसके पाथ में डायरेक्शन उतनी ही तो चेंज होगी। यहाँ आप देखिए इसको, तो चेंज जितनी ये अंदर है ये उतनी ही तो बाहर भागेगी, उतनी ही बाहर भागी तो यानी कि ये उतनी ही डेविएट होगी, यानी कि जाना तो ऐसा चाहिए था लेकिन ये डेविएट हो जाएगी उतनी। और सच बात यह है कि जितनी ये इस इंटरफेस पे और उतनी ही इस इंटरफेस पे इक्वल एंड अपोजिटली चेंज आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली पाथ पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। यानी ये तो कोई पाथ नहीं बल्कि इंसिडेंट का पाथ है, और ये इमर्जेंट रे कहेंगे। इस रे को इमर्जेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इमर्ज हो रही है, इमर्जेंट रे। और इसका नाम दे दिया हमने थीटा आई, 1 या डैश कर देते हैं, और थीटा आर डैश कर देते हैं इसको फर्क करने के लिए। पैरेलल हो गई इमर्जेंट रे, हमारी इमर्जेंट पैरेलल हो गई। सो ये थी रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये स्पीड ऑफ लाइट की चेंज होने की वजह से ये बदलाव आया है
और ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर में आने के लिए, यानी कि जो हमें नज़र आएगी, जो यहाँ से अगर कोई आंख लगाकर देखेगा उसे वो नज़र आएगी, प्रैक्टिकली वो नज़र आएगी कि यहाँ से आ रही है, हालांकि यहाँ से आ रही है, जो ऊपर से देखेगा तो जा ऐसे रही थी, लेकिन आधी ऐसे नज़र आएगी। तो ये तो थी हमारी पूरी आज इलेक्ट्रॉनिक क्लास लाइब्रेरी। होप यू आर डूइंग वेल। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, मान सकते हैं सजेशंस को। कंटिन्यू नेक्स्ट। वेलकम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसा उसी तरह की लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। जहाँ रिफ्रैक्शन होगी वहाँ भी दो ही नियम लगेंगे। पहले हम जानते हैं क्या, ये तो दो मीडियम है, एक ऊपर एक मीडियम और ये सेपरेट करके अलग एक मीडियम, दो मीडियम्स को सेपरेट किया एक इंटरफेस से, यानी कि हमने बताया परत बना दिया कि देखो ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम है। अब हमने एक लाइट इंसिडेंट की, लाइट रे इंसिडेंट की, एक रोशनी, लेकिन ये ध्यान रखना है जैसा कि एक मीडियम कोई खास एक मीडियम ही होगी, यानी कि एयर होगी या ग्लास होगी या वाटर होगी, और इसी तरह मीडियम टू भी कुछ भी होगी, एयर, ग्लास, वाटर या केरोसिन या तेल या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से लाइट रे पास कर सके। उसी तरह ये लाइट इंसिडेंट रे भी कोई खास कलर ऑफ लाइट होगी, कोई खास कलर ऑफ लाइट की डेफिनेट कलर, हम चाहे तो वाइट रे भी लाइट भी ले सकते हैं और चाहे तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट कलर, बहुत सारे कलर्स हैं लाइट के, कोई भी कलर एक ले सकते हैं। हाँ, खास कलर खास फ्रिक्वेंसी को बताती है, यानी खास उसमें एनर्जी को बताती है जो कि चेंज नहीं करती है। इसके बाद ये है कि वेवलेंथ चेंज कर जाती है, स्पीड चेंज कर जाती है जब वही मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जाती है, इसी को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है तो दो नियम काम करते हैं इसमें। पहला, फर्स्ट नियम ये है कि इंसिडेंट रे, ये जो रे इंसिडेंट हो रहा है किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहेंगे, यानी कि उस इंटरफेस पे, ये एक इंटरफेस है सेपरेटिंग द टू मीडिया, दो मीडिया को बदल रही है, उनके बीच का जो इंटरफेस है उस पर किसी पॉइंट पर वो इंसिडेंट लाइट की, किसी कलर की लाइट गिरी। अब ये होगा कि उस पॉइंट पे एक नॉर्मल डालेंगे, यानी कि 90 डिग्री एक डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे की वैल्यू को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इसको थीटा आई कहा हमने, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे की वैल्यू को, डिग्री को थीटा आर कहेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो इंसिडेंट रे, पहला नियम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही समतल, एक ही प्लेन पे होगी तीनों चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि एंगल इंसिडेंट रे तो ऐसे है और रिफ्रैक्टेड रे इस तरफ है, ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल इस तरफ है, नहीं, बल्कि तीनों एक ही प्लेन पे होगी। ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम जो है कि इंपॉर्टेंट है कि अगर हम साइन ले, यानी साइन थीटा कॉस थीटा जो कहते हैं, साइन ऑफ ये एंगल, इस एंगल के थीटा आई और उसकी रेशियो ले इस एंगल की, यानी साइन ऑफ थीटा आर, तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट होगी। आप कमेंट करते रहिए, सजेस्ट करते रहिए हमें, ये वैल्यू एक कांस्टेंट होगी। और इस पूरे फॉर्मूले को स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल एक साइंटिस्ट साहब थे जिन्होंने ये लॉ दिया था, और इस कांस्टेंट को तो आप जानते ही होंगे, बताइए आप जानते हैं कि नहीं? बेया आप जानते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम के उस कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम टू विद रिस्पेक्ट दैट मीडियम वन। बहरहाल ये एक कांस्टेंट होगी, किसके लिए? एक डिफिनिट कलर ऑफ लाइट के लिए और डिफिनिट फेयर ऑफ मीडिया के लिए। ये है हमारा दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि ये एक कांस्टेंट ये मिलती है और ये कि तीनों ये चीज़ें, इनकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होती है। आप हमें सवाल करते रहिए, कंटिन्यू होगी ये सीरीज, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। थैंक यू। वेलकम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम जानते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, या लाइट जो मुड़ती है जब प्रोपगेशन में, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, तो जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग होती है वो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन करते हैं। यानी जब रिफ्रैक्शन होता है किसी दो मीडियम के बीच में, तो मान लेते हैं कि एक मीडियम में एक स्पीड लाइट थी v1 स्पीड से चल रही थी, दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड चेंज हो गई, v2 स्पीड हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको तो एक तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ले सकते हैं, और जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n21 को हम ऐसे भी ले सकते हैं v1/v2
यानी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जो बेंडिंग हो रही है वो बेंडिंग की वजह है स्पीड ऑफ लाइट चेंज करना, क्योंकि ये दूसरी मीडियम में स्पीड दूसरी है और पहले मीडियम में दूसरी है, तो जब स्पीड चेंज ही हो रही है उसी के मुताबिक ही बेंडिंग हो रही है, इसलिए इसके रेशियो भी ले सकते हैं। नाउ ये जो बेंडिंग हो रही है, स्पीड जो चेंज हो रही है, ये इसलिए भी हो रही है कि डेंसिटी बदल गई है। डेंसिटी का मतलब मास डेंसिटी नहीं बल्कि ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे इस तरह लिख सकते हैं, उस तरह इस तरह से भी उस तरह रेशियो उनकी मास ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की भी रेशियो लेकर लिख सकते हैं। बताइए, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की रेशियो भी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की रेशियो भी होगी। अब बोथ मीडियम। अब आते हैं, जब लाइट यहाँ से यहाँ बेंड कर रही है तो अगर सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है लाइट की, सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है और थोड़ी सी हल्की से कम एयर में होती है। तो जो वैक्यूम में स्पीड हम जानते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या तो किलोमीटर में लिखे या मीटर में लिखे, ठीक है। तो इतनी तो स्पीड वैक्यूम में जो सबसे ज़्यादा होती है हमें पता है। लेकिन जब ये लाइट जब किसी मीडियम में जाती है, एयर में जाती है तो हल्की सी कम होती है, तो मान के चलते हैं कि चलिए वैक्यूम इक्वल टू एयर है। तो अगर किसी और मीडियम में जा रही है, तो किसी भी मीडियम, मान लीजिए ग्लास में जा रही है, वाटर में जा रही है, कॉन्सिडरेबली उसकी स्पीड चेंज होगी और इसकी वजह से उसमें बदलाव आएगा उसके प्रोपगेशन के पाथ में। लेकिन हम तो जनरली N21 या N23 यानी कि हम लिख सकते हैं कि N एयर टू ग्लास या N एयर टू वाटर। लेकिन जब हम एयर या वैक्यूम कंपेयर में हमेशा लिखते हैं तो उसको हमेशा एयर को नहीं लिखेंगे और सीधे NG लिख देंगे, N वाटर लिख देंगे और इसको कहेंगे, इसको समझ लेंगे कि हाँ वो वैक्यूम के कंपैरिजन में, और इसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जब सीधे कहें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब है कि उसकी तो कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन समझ लेंगे कि वो वैक्यूम से कंपेयर्ड है, उसमें लिखना जरूरी नहीं है। तो हमें जो पता है कि N जो ग्लास होती है 1.52 होती है और N वाटर होती है यानी 1.33 होती है, यानी कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपेयर टू वैक्यूम 1.33 होती है। और चूंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि रेशियो है इसलिए यूनिटलेस क्वांटिटी है। और N ग्लास यानी क्राउन ग्लास एक तरह से लेते हैं, उसके 1.52 या 1.5 कहिए, यानी कि 1.5 गुना। यानी Ng का क्या मतलब हुआ, N ग्लास का मतलब हुआ N ग्लास टू ग्लास वैक्यूम, ग्लास वैक्यूम ये ना हुआ, यानी कि ये हुआ कि स्पीड इन वैक्यूम बाय स्पीड इन ग्लास, ये मतलब हुआ। तो ये 1.5 गुना या 1.5 है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्पीड इन ग्लास इतनी कम होगी कि ये 1.5 गुनी हो जाएगी, ये रेशियो, ये मतलब है। अच्छा, ये जो चेंज होती है ये लाइट की जो स्पीड होती है, ये वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी ओरिजिन पे डिपेंड करती है, सिर्फ उसकी वेवलेंथ चेंज होगी और उसकी स्पीड चेंज होगी। दिस इज़ ऑल यू नो टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 2 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, आप हमें टाइप कीजिए, सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।